नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो पिछले ईयर में आपके एग्जाम हुए थे सीटेट दिसंबर 2022 और 2023 के लिए। ये इम्पोर्टेंट है आपके जो 16 दिसंबर 2021 का पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। और इस पेपर में मैथ्स का पेपर करेंगे, टोटल 30 प्रश्न करेंगे पूरे। तो एक बार ज़रूर देख लेना है सीटेट फतेह करने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए 16 दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर करेंगे। इसी तरह लगातार सारे सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर करेंगे। चलिए, तो मैथमेटिक्स की अभी हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो आप लोग रफ पेन लेकर भी आप लोग सॉल्व करते जाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये हमारा गणित मैथमेटिक्स का प्रश्न है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? ऑप्शंस दिए गए थे। अब इसको देखिए, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। पहले यहाँ पे बना लेना, पंक्ति बना लेंगे। जोड़ों की संख्या देखिए, सिराज पहली पंक्ति में 11 जोड़े हैं तो 11 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि सेबों की संख्या यहाँ पे क्या कह रहा है, जोड़े दिया गया है तो जोड़े मतलब 2 का होता है, तो टोटल 22 हो गए। दूसरे में 22 जोड़े हैं तो 22 गुणे 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22 दूनी 44 हो गए। उसी प्रकार तीसरे जोड़े में 33 है तो 33 गुणे 2 करेंगे, 66 हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल जोड़े बनते हैं 22, 44, 66 जोड़े बनते हैं। अब इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। और प्लस करेंगे तो हमारा जो संख्या आ जाएगी वह हो जाएगी 132। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न कथनों पर विचार करना है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब इन कथनों पर विचार करने के बाद उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, यह आपको बताना था। तो जो हमारा यहाँ पर कथन सही होगा वह हमारा जो कथन है वह दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ, या थर्ड एंड, ठीक है, तीसरा और चौथा कथन सही है। कथन क्या दिया गया? तीसरा, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 3 हो गई, इसके 1 से काट सकते हैं या स्वयं से कट सकती है, 1 या 3 से। टोटल 2 गुणनखंड ही होते हैं अभाज्य संख्या के। और अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से क्या होती हैं? अनेक होती हैं। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी जानते हैं आप लोग। कथन गलत होगा क्योंकि 2 एक समअभाज्य संख्या होती है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड, एक व स्वयं संख्या हो सकती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वह थर्ड और फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रोजेक्ट से उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली, यानी 28.5 किलो, 28 किलो और आधा किलो और मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, चीनी की मात्रा जो प्रत्येक जरूरतमंद को दी जानी है वह कितनी है? 3/4 किलोग्राम। और प्रोजेक्ट द्वारा एनएसएस को मिली कितनी है? 28.5 किलोग्राम। तो 28.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 57/2 kg लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जो 57/2 kg है भागे जरूरतमंद बच्चे को चीनी मिली, तो 57/2 भागे जो हमारा 3/4 था उसको कर लेंगे। ठीक है, और सभी को पता अगर गुणा का चिन्ह लाना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लाएंगे तो हमारी संख्या यह पलट जाती है, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाती है। ठीक है, तो 57/2
2 गुणे 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 57, ठीक है, गुणे 2 कर लीजिए, बटे 3 कर लीजिएगा। चलिए 57 दिया गया है, गुणे 2 करिए और बटे 3 कर लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, 19 3 57 होता है कि नहीं होता है? 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा संख्या आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? यह चीनी बांटी जा सकती है 38 बच्चों में। ठीक है, पहला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि पूर्णांक के संबंध में कौन सा अथवा कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कथन सत्य के बारे में बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब देखिए, दो ए और बी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर है उससे अधिक हो गया, कथन गलत है। दो संख्याओं का जोड़ जो है सदैव संख्याओं के बराबर है उससे अधिक होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों ए व बी कथन असत्य क्यों है? इसलिए देखिए, क्योंकि माना दो पूर्णांक मान लेते हैं, 2 और 3 मान लेते हैं। 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, जो कि 2 और 3 के बराबर भी नहीं। 2 और 3 का जोड़ करते हैं तो 2 और 3 के बराबर दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हमारा इससे होता है कि ये दोनों कथन सत्य है, क्योंकि पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनफल सदैव संख्याओं के या उससे अधिक होता है। जब वही संख्या होगी, वही दो संख्याओं का, तब हो सकता है, मुमकिन है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। थाली ए, थाली बी, थाली सी। थाली ए में केवल 1 जलेबी है, थाली बी में 5 जलेबी है, थाली सी में 3 जलेबी है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है। अब कौन सा कथन सही होगा? यानी आपने समझ लिया, पहली थाली में केवल 1 जलेबी है, दूसरी थाली में 5 जलेबी है और तीसरी थाली में 3 जलेबी है, और तीनों में बराबर बराबर बांटना है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? थाली बी में 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना चाहिए, या थाली बी और थाली सी में एक एक जलेबी उठाकर थाली ए पे रखना चाहिए, या तीनों थालियों में बराबर जलेबी नहीं हो सकती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं जो क्रम से दिया गया है। थाली 1 में 1 जलेबी, थाली 2 में 5 जलेबी, थाली 3 में 3 जलेबी। अब करना क्या है, जो थाली बी में 5 जलेबी है, थाली ए में 2 जलेबी दे दिया जाएगा। तो 3 जलेबी इसकी हुई, 3 जलेबी इसकी हुई, 3 जलेबी इसकी हुई। मतलब थाली बी से 2 जलेबी निकालकर थाली ए में रखने पर तीनों थालियां क्रमशः 3-3 जलेबी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा कथन दिया गया है, पहला कथन कि थाली बी में 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना, पहला कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? प्रश्नानुसार देखिए, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 1/2 होगा, जो एक्स वाई माना गया। तो एलसीएम जहां x बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो 6 गुणे 7 बराबर 1/2 x गुणे वाई। 6 गुणे 7 बराबर 1/2 12 गुणे वाई कर लेना, x का मान 12 यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? x का मान आपने यहाँ रख दिया, क्योंकि अब इसके बाद जब x का मान हम 12 रख देते हैं, 6 गुणे 7 बराबर 1/2 12 गुणे वाई, तो 12 वाई हो जाएगा और 12 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 6 का 7 करेंगे, 6 से 42 हो जाएगा और 42/6 हो जाएगा। इसका जवाब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 6 गुणे 7 बराबर 1/2 12 वाई, 2 से काट देंगे, 6 वाई बचेगा। तो वाई बराबर 6 हमारा ये नीचे आ गया, 42/6 आ गया। वाई बराबर क्या आ गया? 42/6 आ गया, या 6 गुणे 7/6 कर सकते हैं वाई बराबर।
6 से 6 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यही तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कि x का मान अगर 12 है तो y का मान क्या होगा, ठीक है, तो y का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से 2.9 गुणे 7.49 बटे 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट मान पूछा गया है। सन्निकट मान यहाँ पे दशमलव में पूछ लिया गया है, ठीक है। कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 2.9 गुणे 7.49 को गुणा करेंगे, 11.51 दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव हटा के सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 गुणे 7/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 7/12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2.9 का सन्निकट मान 3 के हो जाएगा, और 7.49 जो कि 50 से कम है तो ये 7 सन्निकट मान होगा, और 11.51 दिया गया 50 के ऊपर है तो 12 सन्निकट मान हो जाएगा। तो 3 गुणे 7/12 जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया यह सन्निकट मान हो जाएगा। बहुत ही आसान था, कोई कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, केवल सन्निकट हमें पहचानना था। अगला प्रश्न, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्रकार दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जय को एक जैसी आकृति वाली वस्तु उठाने को कहा, उसने उठाया, घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती, स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग अलग कर दिया। जो आपकी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की ऊंचाई के आधार पर, बेलनाकार वस्तुएं, वस्तुएं का भार, या गोलाकार वस्तुएं। तो बेलनाकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए घड़ी की सुई, बैटरी, मोमबत्ती, स्टील का गिलास ये सारे किस प्रकार के होते हैं, बेलनाकार वस्तुएं होते हैं, ठीक है। घड़ी की बैटरी भी हो गई, मोमबत्ती, स्टील, गिलास, ये सारे लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। तो जय द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के आधार पर इन्हीं को जो है अलग किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक घड़ी की सुई की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। एक प्रश्न घड़ी से जरूर आता है। तो स्क्रीन पर देखिए, चित्र दिया गया है आपके स्क्रीन पर। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, यानी ये सर्किल से चल के ये सर्किल आपका आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 तक आएगा। तो कितने अंश कोण यह घूम ली, ये आपको बताना है। तो आपको सही को पता है कि दो पूरा ये 180 होता है, ठीक है, और 180 में एक 90 अंश और घुमा देंगे, तो 180 धन 90 करते हैं तो कितना होता है, 270 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं 12 घंटे बराबर 360, तो 1 घंटे बराबर 360/12, 30 डिग्री आ गया। तो टोटल 9 घंटे हो रहे हैं, तो 9 घंटे में क्या करेंगे, 360/12 गुणे 9 कर लेंगे, 270 डिग्री आ गया। ये फार्मूला है, वो तो हमें डायरेक्टली लिखा है। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी डिग्री, किसी भी घंटे का आप लोग समय निकाल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूले की अगर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्याओं में हैं और इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, देखिए 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। देखिए किसी भी आयत का जिसकी भुजाएं केवल प्राकृत संख्या में हैं, तो आपका 22, 28 और 20 होगा, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया ऑलरेडी प्राकृत संख्या है। क्यों नहीं हो सकता, देखिए रीजन बता रहे हैं। भुजाएं प्राकृत संख्याओं में होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए, 6, 4, 12, 2, 8, 3, जबकि परिमाप 25 सेंटीमीटर होने के लिए प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। 6 चौको 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 तिक 24 हो जाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर के लिए परिमाप नहीं होता। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के लिए क्रमशः परिमाप 20, 28 और 22 सेंटीमीटर हो सकते हैं।
इसलिए हमारा कौन सा सही नहीं होगा, कौन सा परिमाप नहीं हो सकता है, तो 25 सेंटीमीटर वाला परिमाप नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। टोटल नगर ए नगर बी की दूरी टोटल है 3400 किलोमीटर। मानचित्र नगर ए नगर बी की दूरी सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 3400/400 हो जाएगी, बराबर 8.5 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी है तो 3400/400 कर देना है, बहुत बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 3400 दिया गया है और इसका बटे 400 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लगभग 8.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है कि 8.5 सेंटीमीटर वाला सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सी सिंपल साधारण सा प्रश्न आते, आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 1400 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती रहती है। अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक बार प्रश्न को और रिपीट करते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर करने में 14 सेकंड लगता है, अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 16 सेकंड लग रहा है। फिर अगला 100 मीटर दूर करने में पिछले वाले से 2 सेकंड ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 18 सेकंड लग रहा है। तो यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती रहेगी 800 मीटर तक। तो अनूप को दौड़ में कितने समय लगेगा, 2 सेकंड बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल हमारा 800 मीटर है और पॉइंट हमारे 8 बनेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 8 पॉइंट हमने बना लिया 100 मीटर का। पहले में 14 सेकंड, फिर 16 सेकंड, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ये सारे सेकंड 2 सेकंड बढ़ा देना है और इनको टोटल प्लस कर लेंगे। ठीक है, जब टोटल प्लस करेंगे 28 हो गया। अब इसमें क्या है, एक समांतर श्रेणी की सहायता से हम कर सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या ले लेते हैं, पहली और अंतिम संख्या और बटे 2 कर लेते हैं समांतर श्रेणी की सहायता से। मतलब आपको एग्जाम में अगर पूरा नहीं जोड़ना है तो पहली संख्या ले लीजिए। ठीक है, टोटल संख्या क्या होता है, n/2 पहली संख्या और अंतिम संख्या, फार्मूला होता कि नहीं होता, पहली संख्या अंतिम संख्या n/2 का 28 कर लेंगे। n अब आपके टोटल संख्या 8 है तो 8/2 गुणे 14-28 कर लेंगे। ठीक है, तो 14 28 कितना होता है, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। 2 को 42 से काट देंगे, ये 2 चौको 8 गुनेंगे, 4 गुणे 42 बचता है। तो 4 गुणे अगर 42 करते हैं तो हमारा आता है 168 सेकंड। 168 सेकंड को 60 से भाग करेंगे तो 2 मिनट 48 सेकंड आएगा, 2.48, तो 2 मिनट 48 सेकंड आ जाएगा। 2 मिनट 48 सेकंड किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। 2 मिनट 48 सेकंड आपके ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रत्येक संख्या को अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताना है। यहाँ पे संख्या दी गई है 910, 821, 732, 643। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी अगली संख्या क्या होगी 643 के बाद। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए ये देखिए 910 से लेके आपके 821 के बीच का अंतर 89 है। 821 से लेके 732 का अंतर 89 है। 732 से लेके 643 का अंतर 89 है। 643 से लेके 554 89 है। तो अगली संख्या 89 प्लस कर दीजिए तो 554 है, हो जाएगी क्योंकि 643 दिया गया है। जब इन तीनों में हमारा अंतर जो है आपका कितना निकल के आ गया है, 89 89 अंतर है,
इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का, तो यहाँ पे हम +89 कर देंगे तो हमारी अगली संख्या 554 आ जाती है। माइनस करना है, सॉरी, यहाँ पे माइनस हो रहा है क्योंकि 910 821 माइनस घटती जा रही संख्या ना, 89 संख्या घटती जा रही, तो 643 में हम -89 कर लेंगे तो हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी 554, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किया। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल साधारण सा प्रश्न है। माना बाकी 2 विषय x और y हैं, तो एक्स वाई कर लेते हैं, 70, 75, 80 दिया ही गया बराबर 74 कर लेंगे, टोटल प्राप्त है। और टोटल हमारी संख्या 3 ये हो गई, एक्स वाई 2 मिला के 5 हो गई, बटे 5 कर लेंगे। ठीक है, अब x धन y बराबर 74 गुणे 5 हो जाएगा, माइनस 70, 75, 80 को जोड़ देंगे, मतलब 370 ऋण 225 बराबर वैल्यू आएगी 145। तो 2 विषयों के प्राप्तांक का माध्य क्या हो जाएगा, 2 विषय हैं तो 145 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो 72.5 ये 2 अन्य विषय होंगे, उनका यह क्या आ जाएगा, औसत प्राप्तांक आ जाएगा, अंकों का माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। एक दिन का क्या पैदल चलने का विवरण दिया गया है, हर्षित का दिया गया है 5:32 AM शुरू करने का समय, खत्म करने का 6:49 है। अमीना का 5:27 में शुरू करती है, 6:37 में खत्म कर देती है। जोसेफ 6:06 में 06 दिया गया है तो सेकंड हो जाएगा, 6.06 एवं शुरू करती है, 7.31 में बंद कर देती है। अब ये हमें सारणी देखेंगे, शुरू करने का बंद करने के बाद सारणी के बाद यहाँ पे दिया गया है, हर्षित और अमीना समान समय के लिए चले, जोसेफ अनीमा से 8 मिनट ज़्यादा चला, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला, या अमीना सबसे कम समय चला। तो यहाँ पे देखा जाए अमीना सबसे कम समय चला, ये हमारा सही होगा। अमीना अगर देखा जाए क्योंकि 5:27 में शुरू करता है और 6:37 में ही वह खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करने का समय और बंद करने का समय टोटल अगर अंतर निकालते हैं तो 1 घंटा 17 मिनट हर्षित चलती है, 1 घंटा 10 मिनट अमीना और 1 घंटा 25 मिनट जोसेफ। तो सबसे कम किसका है, 1 घंटा 10 मिनट किसका है, अमीना का। तो अमीना सबसे कम समय चली, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया था वह हमारा सही हो जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट कीजिए। आप लोग भी वीडियो पॉज कर प्रश्न को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पेडागोजी के प्रश्न करेंगे आपके। चलिए, प्रश्न दिया गया है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक श्रेणी में निर्धारित करता है, तो वैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर होगा, तो छात्र दृश्यीकरण स्तर पर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है तो दोनों से एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र दृश्यीकरण के स्तर पर होगा। अगला पेडागोजी का प्रश्न क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा क्रम प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होता है, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, या स्थितियों में चिन्हों से प्रदर्शित करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझना, या चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करता है। कौन से निरूपित करता है, ACDB। ACDB मतलब पहले क्या होगा, प्राकृत संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, स्थिति को मौखिक रूप से समझना, चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना और स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, NCF से पूछा गया था प्रश्न यह पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार
कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। यानी सभी विद्यार्थी गणित को सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका अर्थात जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में उपयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका उद्देश्य जो हो सकता है कि छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित के संबंध स्थापित कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? स्क्रीन पर दिया गया है। गणित केवल अंक गणित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा? उपयुक्त कथन यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे उपयुक्त हमारा कथन क्या होगा? राइट आंसर इसका, गणितीय पाठचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधक को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। क्योंकि आप सभी यह जानते हैं कि गणितीय पाठ्यक्रम में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए, ये सबसे उपयुक्त हमारा कथन हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके आप संख्याएं, स्थानीय मान पढ़ा सकते हैं, योग पढ़ा सकते हैं, घटाव प्रयास पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रायिकता आप जो है आपके प्रोबेबिलिटी आप लोग नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि डीन्स ब्लॉक की सहायता से बुनियादी गणित अवधारणाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सिखाने में मदद करता है। इसमें 100 यूनिट छोटे क्यूब, 20 रॉड्स, 5 सैकड़े प्लेट्स, 1000 बड़े हार्न शामिल हैं। यह मात्रा, क्षेत्र और वजन सिखाने में मदद करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो पूछा गया था कि एक छात्र में 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिख दिया। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहेंगे? मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि 6065 लिखिए, बच्चा 665 लिख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटि बच्चा कर रहा है। तो बच्चा जो है, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है, क्योंकि 665 लिखा, छात्र के स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझने के कारण हुआ है 6065 अंकात्मक हमारा 6065 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। योग की एक समस्या 234-42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है इसलिए 274-276 होगा, इसलिए 234-42 276 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त जो यह कथन है, कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? देखिए, ये जो कथन हमारा सही होगा वह कथन यह होगा कि रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। इसके बाद आप देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन अर्थात भ्रांति। छात्रों में इस प्रकार का उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त होगी? तो यहाँ पे भागफल और शेषफल शब्दों को भ्रांति जो होती है, उलझन होती है, इसको दूर करना है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त हमारा होता है वह यह होता है कि मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा होती है। इसका उपयोग श्रेणी क्रम, कक्षों उन्नति और स्थापना में रहता है। हम जानते हैं कि यह उत्पादन अनुकूलन है, ना कि प्रक्रिया अनुकूलन। तो यहाँ पे जो दिया गया है तीसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है कि यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित होता है, तो यह मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? तो गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो वांछनीय गुण की अगर बात करते हैं
तो वह हमारा यह होता है कि अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है। नीचे आपके भ्रांति, प्रदर्शन, अनुमान, तुलना, ये सारी चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे अनुमान होगा, पहले अनुमान लगाया गया, इसके बाद यह लगाया गया कि प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन करने के बाद आपका तुलना किया गया, तुलना करने के बाद फिर भ्रांति आई। यहाँ पे पहले हम किस ऑप्शन को करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया, बी वाला, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं है, ए वाला सही होगा, क्योंकि पहले सी वाला करेंगे थर्ड, इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे फोर्थ, इसके बाद सेकंड। तो यहाँ पे भ्रांति वाला कौन सा आ जाएगा भैया, सही बताइए। तो भ्रांति हमारी इसमें आ रही है, प्रदर्शन ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, प्रदर्शन ये आ रहा है हमारा, इसके बाद तुलना ये आ रहा है, अनुमान लगाया गया, अनुमान लगाने के बाद फिर इसका तुलना किया गया, दोनों पे तुलना किया गया, ठीक है। तो भ्रांति हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसमें भ्रांति हो रही है। तो प्रदर्शन किस में हो जाएगा, प्रदर्शन आपका ऊपर ऑलरेडी दिया गया है। अनुमान कौन सा हो जाएगा, अनुमान नीचे जो गुणा दिया गया है, और तुलना ये तुलना किया गया कि 4 छोटा है 5 से, ठीक है। भ्रांति, प्रदर्शन, अनुमान, तुलना, ये आप लोग स्क्रीन पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। गुणन की आवश्यकता या गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 11 के अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। देखिए, इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का उद्देश्य होता है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के अनुसार सही बताना है कि गणित की भाषा अपनी होती है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, या गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। ए बी सी में कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए, गणित जो होती है की अपनी एक भाषा होती है और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त रूप में होती हैं। तो ए और सी वाला ऑप्शन देखिए कौन सा दिया गया है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन सा दिया गया है। गणित की निम्नलिखित प्रकृति की अगर बारे में बात करते हैं, गणित की अपनी भाषा है, गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, गणित के अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है, तथा साथ ही उसका व्यवस्था भी की जाती है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं इसलिए होती हैं क्योंकि गणितीय में, उच्च गणितीय में बीज गणित और ज्यामिति के पढ़ाने के लिए निहितार्थ होता है। क्या होता है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणितीय में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ होता है, ठीक है। तो हम सभी ने जान लिया कि दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ये उच्च गणित में बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए निहितार्थ होती है। तो मैथमेटिक्स का हमने कंप्लीट कर लिया। अब शाम को आपके 7 बजे के आसपास आपकी क्लास रहेगी, 7 से 7:30 बजे के बीच क्लास रहेगी पर्यावरण अध्ययन की, जो 16 दिसंबर में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले
वीडियो पर, अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।